Hello students, welcome to Magnet Brains. I am Priyanka Dudani, your teacher for class 12 business studies. Students, हम पढ़ रहे हैं last chapter of our class 12 business studies, that is consumer protection. And आज हम उसके करने वाले हैं NCERT के solutions में short answer type questions. इसके previous session में मैंने आपको very short answer type questions करवाए थे. Students, consumer protection एक ऐसा chapter है जिसके answers आप मन से भी लिख सकते हैं, but please try to have a grip over keywords, bullet points, so that your answer does not become very general, ताकि वो एक जनरल कैटेगरी आंसर में नहीं, एक अच्छे कैटेगरी के आंसर में आए जो कि एकेडमिकली बहुत ज़्यादा हाईली उसमें अच्छे वर्ड्स इनकलकेटेड हों जो कि आपकी बुकिश लैंग्वेज के हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, जब भी हम क्वेश्चन सेशन करते हैं हमें यही बातें ध्यान रखनी है कि कीवर्ड्स, बुलेट पॉइंट्स एंड की लाइन्स आर द की टू सक्सेस इन बिजनेस स्टडीज़. सो आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर हम आपको 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. CBSE बोर्ड की क्लासेस आपको इस चैनल पर मिलती हैं फ्रॉम KG टू क्लास 12. एंड हमारा एक और चैनल है जो कि है हिंदी मीडियम चैनल, जहाँ पर हम आपको 6 to 12 तक की एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फॉर दिल्ली, यूपी, बिहार, MP एंड राजस्थान बोर्ड. स्टूडेंट्स, ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको मिलते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. एज वेल एज वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. ई नोट्स एंड ई बुक्स जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली मिल जाएगी. एंड ट्राई टू एक्सेस दोज, ट्राई टू रीड एंड सी द क्वालिटी ओवर देयर. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. टोटल 5 क्वेश्चन है इसमें. फर्स्ट क्वेश्चन है, enumerate the various act passed by the government of India which help in the protection of consumer interest. So सबसे पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955. ये सारे एक्ट्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बट येस यू हैव टू एंश्राइन इट ओवर हियर. सो सबसे पहला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो पहले आया था. 2019 वाला तो रिवैम्प्ड वर्जन है. ओके, सो दिस एक्ट प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर इंटरेस्ट अगेंस्ट वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. जैसे अगर आपको डिफेक्टिव गुड्स मिले हों, डेफिशिएंसी हो किसी सर्विस में, अनफेयर प्रैक्टिसेस अगर आपका सेलर यूज़ कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ कंज्यूमर फोरम में रीएड्रेसल ले सकते हैं डेफिनेटली. तो वहाँ पर भी 3 टायर सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन. अगर नेशनल कमीशन से भी खुश नहीं हो तो कहाँ जाओगे? सुप्रीम कोर्ट. ओके, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. लेट्स प्रोसीड फर्दर. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब आया था इसका उद्देश्य ये था कि कॉन्ट्रैक्ट जब होता है 2 पार्टीज़ के बीच में तो उनके साथ अगर कुछ गलत हो तो ये कानून आपको न्याय दिलाएगा. ठीक है. सो दिस एक्ट डिफाइंस कंडीशंस अंडर विच कॉन्ट्रैक्ट्स प्रॉमिसेस आर बाइंडिंग. फर्दर मोर एक्ट स्पेसिफाइड रेमेडीज अवेलेबल इन केस ऑफ ब्रीच, है ना. तो जब भी ब्रीच यानी आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के अलावा कोई काम करते हो जो कि अलाउड नहीं है, तो जब भी ब्रीच होगा तब आपके ऊपर कंज्यूमर केस करेगा. नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. ये वाला एक्ट पहले ICA का ही हिस्सा था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही हिस्सा था, बट क्योंकि इसके सेलर और बायर वाले कॉन्ट्रैक्ट्स थे, है ना, तो इसको अलग ही रख दिया गया और वो सिर्फ गुड्स से रिलेटेड है. ओके, तो इसका एक अलग कानून बना दिया गया 1930 में. सो द एक्ट प्रोवाइड्स कंज्यूमर्स विद प्रोटेक्शन एंड रिलीफ इन द गुड्स दे परचेज एंड डू नॉट कन्फ्रंट टू द एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशंस. सपोज मान लो कि आपने कोई हॉट वाटर बैग खरीदा, ठीक है, हीटिंग पैड खरीदा, हॉट वाटर बैग खरीदा सिकाई करने के लिए. आपके गले में थोड़ी इंजरी थी जिस वजह से आपने वो खरीदा. अब जब आप उसको गर्म कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल था वो, जब आप गर्म कर रहे हैं तो आपने प्लग ऑन किया, वो हीट ही नहीं हो रहा. ठीक है, जबकि उस पर 6 मंथ्स की वारंटी दी थी और 6 मंथ्स जैसे ही 6 मंथ्स होने वाले थे, लाइक 5 मंथ्स 21 डेज के आसपास, क्या हुआ कि वो उसमें दिक्कत आ रही थी. आप कस्टमर, बीइंग अ कस्टमर, आप सेलर के पास गए कि सर 6 मंथ्स की वारंटी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता. तो अब आप केस कर सकते हो इफ़ यू वांट. ठीक है. सो यहाँ पर क्या होता है, अगर परचेज आपने जो की है वो एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड कंडीशन या वारंटी से जुड़ी हुई थी एंड वो आपको नहीं मिली, तो डेफिनेटली आप केस कर सकते हो अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बीइंग अ कंज्यूमर. ओके, नाउ प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1954, ये है मिलावट वाले खाने के लिए. अगर आपने कहीं से भी खाना परचेज किया एंड वो मिलावट वाला है तो आप इस एक्ट के अंतर्गत जो भी सप्लायर है उसके अगेंस्ट केस कर सकते हो. So this act was enacted to prevent food adulteration and to ensure purity of food items. Okay, इस एक्ट से सबसे ज़्यादा रेस्टोरेंट ओनर्स डरते हैं. Now, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट ऑफ 1937. तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइडेड हैं ऑफ एग्रीकल्चरल एंड लाइव स्टॉक कमोडिटीज़. अब एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ क्या होती हैं? गेहूँ, है ना, या फिर चावल, ये सब क्या है? ये क्रॉप्स, सारे पल्सेस, स्पाइसेस, ये एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ है. लाइव स्टॉक क्या होता है? शीप, काउ, ये लाइव स्टॉक है. ठीक है, तो इन दोनों की, काउ का तो इलीगल है, ठीक है, ट्रेडिंग, एंड आप बीफ भी इलीगल है. यू कैन नॉट
you cannot just sell the meat of a cow. It is illegal as well as it is against the religious rituals of Indians. Okay, now agricultural गुड्स की बात करें हम तो एग्रीकल्चरल गुड्स तो फ्रीली अवेलेबल हैं, पर इनके लिए कानून बना गया है, क्या चीज़ परमिसेबल है क्या चीज़ नहीं। वो कानून क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट ऑफ 1937। अब जब भी आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो एक लेबल आपको पढ़ना है, अगर जेन्युइन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होगा तो वो लेबल होगी, दैट इज एग मार्क, है ना। सो AGMARK, ठीक है। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट आपने देखा होगा 1976 में आया था। सो आपने देखा होगा कई मूवीज़ में दिखाते हैं कि एक कोई कुछ किराने की दुकान में खरीदने गया तो जो वेट मेजरमेंट का टूल है उनके पास, उस पर वो क्या लगाते हैं? मैग्नेट लगा देते हैं ताकि वेट जो है वो प्रॉपर दिखे कस्टमर को, बट एक्चुअली में उसमें क्वांटिटी कम हो प्रोडक्ट में, ठीक है। सो स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट क्यों आया था? अंडर वेट एंड अंडर मेजरमेंट ऑफ गुड्स को सॉल्व करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कस्टमर अगर 1 किलो टमाटर ऑर्डर कर रहा है ना, कोई भी ऐप से, एंड गलती से भी उसको लाइक फॉर एग्जांपल 750 ग्राम्स कई टमाटर आ रहे हैं तो ही कैन फाइल अ केस। यस ही कैन, क्योंकि अंडर वेटनिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। या फिर वो खुद जाके खरीद रहा है किराने की दुकान से, पक्का बिल भी ले रहा है एंड वो सामान उस क्वांटिटी का नहीं मिला, तो ये एक्ट उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नाउ ट्रेडमार्क्स एक्ट, अगर आपका कोई लोगो है, कोई आपका सिंबल है और आपका कोई ब्रांड मार्क है, कोई और उसकी डुप्लीकेसी कर रहा है, कोई यूज़ कर रहा है, तो इस एक्ट के अंतर्गत आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं, ट्रेडमार्क्स एक्ट ऑफ 1999। सो दिस ऑल्सो आई हैव टॉट यू प्रॉपरली। नाउ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, तो एसेंशियल गुड्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इक्वली, है ना, इन द सोसाइटी। सो दिस एक्ट एस्टैब्लिशेस कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल गुड्स, ठीक है। सो इट ऑल्सो रेगुलेट्स इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स, इंश्योर्स गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। इट ऑल्सो हेल्प्स टू कीप आई ऑन एंटी सोशल एक्टिविटीज, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखता है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। सो ये कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी को समझते हुए ध्यान रखा गया था। दिस एक्ट वॉज इनेक्टेड टू प्रिवेंट बिजनेस फर्म्स फ्रॉम एंगेजिंग इनटू प्रैक्टिसेस दैट इम्पीड मार्केट कॉम्पिटिशन। ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं करनी है आपको कि सामने वाले कॉम्पिटिटर की आप बिजनेस ही ठप करवा दो, या फिर सामने वाले कॉम्पिटिटर के साथ हमेशा हेल्दी कॉम्पिटिशन करना चाहिए। प्राइस में खेल लो, बट ऐसा नहीं कि कोई ऐसा काम करो जिससे कस्टमर को हार्म हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मेडिसिन फर्म थी, ठीक है, और दूसरी भी मेडिसिन फैक्ट्री थी, है ना, दोनों मेडिसिन फैक्ट्री थी, दोनों राइवलरी थी आपस में। तो एक ने क्या किया था, मेडिसिन टैंक में साइनाइड मिलवा दिया था सामने वाले कॉम्पिटिटर की। तो ये केस स्टडी है, ऐसा होता है, ठीक है। सो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 इन चीज़ों को प्रिवेंट करता है। वो कहता है हेल्दी कॉम्पिटिशन करो, आपको लड़ाई झगड़े करने हैं तो हेल्दी तरीके से करो, यू डोंट हैव टू हार्म द कंज्यूमर। अल्टीमेटली आपके गुड्स क्यों मैन्युफैक्चर करो? ताकि आप प्रॉफिट्स अर्न करो कस्टमर को बेच के। सो कस्टमर को जब आप वो गुड्स बेचते हो, वो खरीदता है, वो खुश होता है, ऑटोमेटिकली आपकी फर्म की गुडविल भी बढ़ती है, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी होती है। बट अनफॉर्चुनेटली कई बार कॉम्पिटिटर्स हेल्दी नहीं कॉम्पिटिशन करते, ठीक है। सो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 इसलिए आया था। सो ये भी एक कंज्यूमर के लिए ही बेनिफिशियल है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986। सो इंडियन स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश हुए जिनको हम बोलते हैं कि ऐसे स्टैंडर्ड्स जो कि गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए हैं। सो BIS सर्टिफिकेशन स्कीम बनी थी, इट इज़ बेस्ड ऑन दीज स्टैंडर्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इलेक्ट्रिसिटी गुड्स परचेज कर रहे हो तो इस स्टैंडर्ड्स के अंतर्गत, इस ब्यूरो के अंतर्गत आपको ISI मार्क मिलेगा, ठीक है, सर्टिफिकेशन मिलता है। सो ये एडिशन से इसके अलावा एक ग्रीवियंस सेल भी स्टैब्लिश हुआ है जिसमें आप कंप्लेंट्स रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट भी एंश्राइन कर सकते हो, ठीक है। सो ये ब्यूरो बना था 1986 में। एट द सेम टाइम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द प्रीवियस वन वाज आल्सो मेड, ओके। नाउ व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर? कंज्यूमर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैंने आपको सारी पढ़ाई थी, एक पूरा सब टॉपिक था इस पर। सबसे पहले तो उसको अवेयर होना चाहिए, उसको क्वालिटी मिलनी चाहिए, क्वालिटी मार्क्स के बारे में उसको पता होना चाहिए। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है तो उस पर एग मार्क लिखा होगा। फिर रिक्वेस्ट कैश मेमो, रीडिंग लेबल्स, ऑनेस्ट ट्रांजैक्शंस, इंश्योर सेफ्टी, कंप्लेंट फाइलिंग, कंज्यूमर सोसाइटीज़, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। सो ये पूरा अपनी क्या है यहाँ पर, दिस इज ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। पहला है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब इज डायरेक्टली लिंक्ड विद जागो ग्राहक जागो। सो कंज्यूमर को अवेयर होना चाहिए कि कौन से गुड्स और कौन से सर्विस अवेलेबल हैं
और वो चूज कर सकता है, वो परचेज कर सकता है लेबल रीड करके, है ना। सो उसको केयरफुली सारे डिसीजंस लेने हैं व्हाइल मेकिंग द परचेज। नेक्स्ट है सीइंग क्वालिटी मार्क्स। क्वालिटी मार्क्स हम क्यों देखते हैं? क्योंकि क्वालिटी मार्क्स स्टैंडर्डाइजेशन की निशानी होती है ना। सो बिफोर परचेजिंग गुड्स अ कंज्यूमर शुड ऑलवेज लुक फॉर क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क्स, जैसे ISI इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स, एगमार्क इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स एंड हॉलमार्क इन केस ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। अगर ये मार्क्स नहीं है मतलब प्रोडक्ट लोकल है, सिंपल सी बात है। ओके, सो गवर्नमेंट ने ये चालू किया था ताकि कंज्यूमर खुद अवेयर हो पाए अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट अंडर प्रोडक्ट मिक्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स फंक्शन। ठीक है, नाउ कैश मेमो। जब भी कंज्यूमर कुछ परचेज कर रहा है गुड्स या सर्विसेज, उसको हमेशा एक कैश मेमो या बिल लेना चाहिए, क्योंकि अगर कल को कुछ गलत हुआ तो ये बिल सर्व होगा एज अ प्रूफ इन फ्यूचर टू टेक रीएड्रेसल। ओके, नाउ रीडिंग लेबल्स। लेबल्स प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे एक्सपायरी डेट, वेट, प्राइस। तो कंज्यूमर को इन लेबल को अच्छे से पढ़ना चाहिए, स्पेशली मेडिसिन के केस में। ओके, ऑनेस्ट ट्रांजैक्शंस। कंज्यूमर हमेशा एक लीगल ट्रांजैक्शन करेगा, वो ऐसी प्रैक्टिसेस में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए कि अगर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो आप भी ब्लैक में चीजें खरीद रहे हो। ये बहुत होता है कि ब्लैक में गैस टंकी खरीदी जा रही है, ब्लैक में केरोसिन ऑयल खरीदा जा रहा है, ब्लैक में एसिड खरीदा जा रहा है। तो अगर आप एक कंज्यूमर हो जो ये कंज्यूम करता है, यू आर डूइंग एथिकली रॉन्ग। ठीक है, सो ऑनेस्ट ट्रांजैक्शंस आपको करने चाहिए। नेक्स्ट, एंश्योर सेफ्टी। तो अगर आपको सेफ यूज ऑफ द प्रोडक्ट करना है तो कंज्यूमर को केयरफुली मैनुअल्स और इंस्ट्रक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। कंप्लेंट फाइलिंग। अगर कोई डेफिशिएंसी होती है, कोई आइटम डिफेक्टिव निकलता है, उस क्वालिटी का नहीं होता जो आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे? कंप्लेंट करोगे कंज्यूमर फोरम में। नाउ कंज्यूमर सोसाइटीज बनी हुई हैं जो कंज्यूमर एजुकेशन और अवेयरनेस को प्रमोट करती हैं। एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना है, जैसे अगर कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो कुछ कंज्यूम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल चिप्स का पैकेट, तो ऐसा नहीं कि चिप्स का पैकेट खाया और फेंक दिया वहीं। ठीक है, सो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज वन ऑफ द थिंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट इन अ कंज्यूमर कोर्ट। तो कंज्यूमर फाइल कर सकता है ना, वॉलंटरी एसोसिएशन फाइल कर सकती है, सो मेनी कंज्यूमर्स टुगेदर फाइल कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल कर सकती है, पढ़ाया था ना ये मैंने। सो consumer courts and consumer forums have been established under Consumer Protection Act to address consumer complaints. तो consumer, voluntary association, central government, state government, और इसके बाद central authority, one or more consumers, legal heir in case the person is dead after consuming any goods or service, parent or legal guardian if the consumer is a minor that is 18 and below. ये सारे जो people हैं who can file a complaint in the consumer forum, इसकी लिस्ट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, फसाई। फसाई क्या होता है? फूड सिक्योरिटी लाइसेंस होता है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक प्रपोजल दिया है होटल्स को और अदर फूड आउटलेट्स को कि डिक्लेयर द काइंड ऑफ ऑयल और फैट यूज्ड इन कुकिंग ईच ऑफ द फूड आइटम्स ऑन देयर मेन्यू। अगर आप मेन्यू दे रहे हो तो फसाई ने बोला है कि आप अपने मेन्यू में, आप अपने जो मेन्यू में आइटम लिखा है, फॉर एग्जांपल छोले भटूरे, उसके बाजू में लिखो कि इसमें कितना फैट है, इसमें कितना ऑयल है, ताकि एक कंज्यूमर उसको पढ़े, अगर उसे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो वो आइटम ऑर्डर नहीं करेगा। ओके, नाउ नेम एंड एक्सप्लेन द कंज्यूमर राइट बीइंग रीइंफोर्स्ड बाय दिस प्रपोजल। तो फसाई के इस प्रपोजल से कौन सी कंज्यूमर राइट रीइंफोर्स हो रही है? ओके, सो द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड इज अ कंज्यूमर राइट जो रीइंफॉर्म हो रही है, यानी कंज्यूमर का हक है ये जानना कि जो इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए अबाउट द प्रोडक्ट ही और शी विशेस टू परचेज, विच कैन इंक्लूड डिटेल्स सच एज डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, क्वांटिटी, एक्सपायरी डेट, डायरेक्शन फॉर यूज। तो एज अ रिजल्ट ये लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए मैन्युफैक्चरर्स की कि सारी हजार्डस चीजें जो एक कंज्यूमर के लिए हानिकारक हो सकती हैं वो पब्लिश करें ऑन इट्स लेबल। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो बाय माउथ आप बताइए, वर्ड बाय वर्ड्स आप बताइए कंज्यूमर को कि यू कैन डेफिनेटली अवेल दिस सर्विस बट इट हैज दीज कॉन्सिक्वेंसेस। सपोज आप एक हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं और आप स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, तो हेयर ड्रेसर आपको ये हेयर ड्रेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको ये बताए लेट्स अप्लाई द सीरम सो दैट आपका हेयर डैमेज ना हो, आपकी क्वालिटी वैसे ही वीक है। सो दीज ऑल थिंग्स हैपन इन द सर्विस इंडस्ट्री एज वेल। ओके, सो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4
complete. Now the last question of short answer type questions video, that is who is a consumer as per Consumer Protection Act 2019. तो आखिर ये कंज्यूमर है कौन? ओके, सो अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अ कंज्यूमर इज अ पर्सन जिसने गुड्स खरीदे हों या सर्विस परचेस की हो फॉर कंसिडरेशन. कंसिडरेशन क्या होता है? सेक्शन 2 सब सेक्शन डी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेज दैट कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, दैट इज मनी. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर आंसर. नाउ विच हैज बीन पेड और प्रॉमिस्ड, और पार्टली पेड, पार्टली प्रॉमिस्ड, और अंडर एनी स्कीम ऑफ डिफर्ड पेमेंट. डिफर्ड पेमेंट क्या होता है? EMI बेस्ड सिस्टम. ओके, आई होप आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कंप्लीटली समझ में आए. मिलते हैं स्टूडेंट्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस वीडियो में, बट जाने से पहले आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ. अपने फ्रेंड्स को बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद DPPs, ई नोट्स, ई बुक्स अपनी ऐप और वेबसाइट पर प्रोवाइड करता है, एज वेल एज KG से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस इस चैनल पर एंड 6 to 12 तक की क्लासेस हिंदी मीडियम चैनल पर प्रोवाइड करता है. CBSE बोर्ड एंड हिंदी मीडियम के लिए दिल्ली, बिहार, UP, MP, राजस्थान बोर्ड्स पढ़ाता है, एज वेल एज वो भी हाई क्वालिटी में 100% फ्री. सो आपको क्या करना है स्टूडेंट? सब्सक्राइब करना है चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुपर सून.